Hey there, तनु मलिक दिस साइड। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम करेंगे विस्टास के ऑल इम्पोर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो कि लास्ट 10 ईयर में रिपीट हो चुके हैं। और इससे पहले हमने एग्जाम सीरीज में फ्लेमिंगो चैप्टर्स और पोइट्री की भी एक अलग वीडियो बनाई है, ऑल रिवीजन इन वन वीडियो, उसको भी आप जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, इट केम इन 2018। जैक अपनी डॉटर जो को डेली एक स्टोरी सुनाता था, लेकिन एक दिन वो सेशन के एंड में बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। हाउ? सो आंसर इज, जैक ने अपनी डॉटर जो को एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें रॉजर स्कंक की मदर विजर्ड को हिट करती है बिना किसी वजह से, लेकिन जो चाहती है कि विजर्ड को भी रॉजर स्कंक की मदर को हिट करना चाहिए था, और वो अपने फादर जैक को कहती है वो उसे एक ऐसी स्टोरी सुनाए जिसमें विजर्ड फिर से उसकी मदर को हिट करेगा। और यही वो सिचुएशन थी जहाँ पे जैक अपने आप को फंसा हुआ पाता है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया, ना ही मैं जो की बात मान सकता हूँ और ना ही मैं उसकी बात को मना कर सकता हूँ। जैक अपनी डॉटर को कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं सुनाना चाहता था जिसमें किसी भी मदर को मारा गया हो या उसकी इंसल्ट की गई हो, क्योंकि जैक अपनी डॉटर जो को सिखाना चाहता था कि एल्डर्स हमेशा ही ठीक होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और बड़ों को हमेशा ही प्यार और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और जैक अपनी डॉटर को ये इंप्रेशन देना चाहता था कि कोई भी मदर कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोच सकती, जो भी वो सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। जैक ये भी समझाना चाहते थे कि ये बच्चों की ड्यूटी है कि वो अपने पेरेंट्स को प्यार दें और उनकी रिस्पेक्ट करें, और अच्छे बच्चों को कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी भी बात के लिए क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। उनके पेरेंट्स उनके लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। सो जैक बार बार इसी बात के लिए इंसिस्ट करता है कि इट वॉज द विजर्ड दैट वॉज हिट, मदर को मारा नहीं गया था, विजर्ड को मारा गया था। सो इस तरह से जैक एक अगली सिचुएशन में फंस गया था। वो किसी भी तरह से अपनी डॉटर के अकॉर्डिंग स्टोरी की एंडिंग नहीं कर सकता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इट केम इन 2019। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 जैसा ही कुछ सिमिलर है, बट इसको आंसर करने का तरीका और इसकी स्टार्टिंग थोड़ी डिफरेंट है। सो द क्वेश्चन इज, शुड विजर्ड हिट मॉमी? ये स्टोरी ये प्रूव करती है कि एडल्ट्स की जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी उनके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उसे वो बच्चों पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो इसे हमें एक्सप्लेन करना है। सो हम इस आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे? एडल्ट्स हैव देयर ओन सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज। अब एडल्ट्स जो कि बड़े हो चुके हैं, जो बहुत कुछ सीख चुके हैं, उनके मॉरल वैल्यूज बच्चों से थोड़े डिफरेंट होते हैं। दे कैन हैव देयर ओन प्रेजुडिसेस। एडल्ट्स की अपनी चॉइस हो सकती है, हो सकता है वो किसी चीज को किस तरह से देख रहे हैं, वो उनका देखने का नजरिया है। बट चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम एनी प्री कंसीव्ड नोशंस। बच्चों के मन में किसी भी चीज को लेकर भेदभाव नहीं होता और वो अपने बिहेवियर में बहुत ही प्योर होते हैं, और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई भी इंसान किसी को बेवजह मार दे। एंड ऑन द वन हैंड एडल्ट्स किसी न किसी तरह कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है, लेकिन जो बच्चे हैं वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और इस स्टोरी में जैक अपनी डॉटर जो को बताता है कि रॉजर स्कंक की जो मदर है वो विजर्ड को बिना किसी बात के उसके सिर पर मारती है, लेकिन जो को ये एंड बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता। उसे लगता है कि विजर्ड को भी स्कंक के मदर को वापस मारना चाहिए था, इसीलिए जो चाहती थी कि उसके फादर उसको एक ऐसी स्टोरी सुनाए जिसमें विजर्ड रॉजर स्कंक की मदर को वापस मारेगा। लेकिन जैक एक अगली सिचुएशन में फंस जाता है। वो अपनी डॉटर को एक ऐसी स्टोरी नहीं सुना सकता जहां पर किसी की भी मदर की इंसल्ट हुई हो या उसको मारा गया हो। इन रियलिटी जैक जो को ये समझाना चाहता था कि बड़े जो भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वो हमेशा सही होता है, और बच्चों को हमेशा ही अपने पेरेंट्स को प्यार देना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो इस तरह से इस स्टोरी से ये प्रूव हो जाता है कि हम जिस कंडीशन में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, सभी हमें प्यार करें, वही चीज हम अपने बच्चों पे लागू करते हैं कि आज हम पेरेंट्स की कंडीशन पे हैं तो हम जो भी कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इट केम इन 2009। What impression do you form of Jack as a father? So Jack ने एज अ फादर का रोल कैसा प्ले किया है और उसका हमारे ऊपर क्या इंप्रेशन है? जैक इज अ लविंग एंड केयरिंग फादर। वो अपनी डॉटर जो को बहुत प्यार करते हैं और उसका बहुत ध्यान रखते हैं, और वो जो को सुनाने के लिए डेली कोई ना कोई स्टोरी इन्वेंट करते हैं, लेकिन उनका पर्पस सिर्फ जो को खुश करने
करने का है, उसे किसी भी तरह का मॉरल सिखाने का नहीं है। बट वन डे जैक एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं। वो अपनी डॉटर जो को एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें रॉजर स्कंक की मदर विजर्ड को मारती है बिना किसी वजह के, लेकिन जो इस बात पर ऑब्जेक्ट कर देती है और वो चाहती है कि विजर्ड को भी रॉजर स्कंक की मदर को वापस मारना चाहिए था। लेकिन जैक इस आइडिया को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते और वो कहते हैं कि किसी भी मदर की इंसल्ट होना या उनको मारा जाना बहुत ही गलत है। लेकिन जो फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और वो कहती है कि विजर्ड को रॉजर स्कंक की मदर को मारना चाहिए था ताकि वो उससे बदला ले लेता, ये एक टिट फॉर टैट हो जाता। लेकिन जैक के पास जो कि इस बात के लिए कोई भी लॉजिक नहीं था, लेकिन वो किसी भी हालत में इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। सभी एल्डर्स की तरह वो भी यही चाहते थे कि जो भी यंग वंस हैं वो अपने एडल्ट्स की रिस्पेक्ट करें और उनको बहुत प्यार दें। किसी भी यंग वन को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके जो एल्डर्स हैं उन्हें मारा जाए या उनकी किसी भी हाल में इंसल्ट हो। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे कंक्लूड करेंगे? जैक एज अ फादर इज अ वेरी गुड पर्सन बट एज अ स्टोरी टेलर वी कॉट हिम ऑन द रॉन्ग फुट। एज अ स्टोरी टेलर उसे कहानी का एंड ठीक से करना नहीं आया और वो अपनी ही बातों में फंस गया। जिस बात पर जो बार बार जोर दे रही थी वो उस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इट केम इन 2016। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैक ने रॉजर स्कंक की स्टोरी को कैसे एंड किया, लेकिन जो इस स्टोरी का एंड कैसा चाहती थी? तो हम दोनों पर्सपेक्टिव बताएंगे। सो जैक ने जो स्टोरी सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग रॉजर स्कंक के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती थी। सो वो विजर्ड के पास गया और वो चाहता था कि उसके अंदर से रोजेस की खुशबू आए। सो विजर्ड ने अच्छा सा जादू किया और रॉजर स्कंक से रोजेस की खुशबू आने लगी। तो अब रॉजर स्कंक के जो सभी फ्रेंड्स थे वो उसके साथ खेलने लग गए और रॉजर स्कंक बहुत खुश रहने लग गया। लेकिन जैसे ही रॉजर स्कंक वापस अपने घर जाता है उसकी मदर को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो चाहती थी जैसी एक स्कंक में से रियल स्मेल आती है उसे अपनी स्मेल बदलनी नहीं चाहिए, जैसा वो है उसे वैसा ही रहना चाहिए। सो रॉजर स्कंक बताता है कि उसने विजर्ड की हेल्प से अपनी स्मेल को चेंज करवाया है। सो रॉजर स्कंक की मदर उसी टाइम उसे उस विजर्ड के पास लेके जाती है और विजर्ड को बिना कुछ कहे उसके सिर पर अम्ब्रेला दे मारती है। अब इसमें विजर्ड की तो कोई गलती नहीं थी क्योंकि रॉजर स्कंक अपनी मर्जी से उसके पास गया था और विजर्ड ने तो सिर्फ उसकी हेल्प की है। तो ये जो एंडिंग थी ये जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सो ये एंडिंग थी जो जैक ने की कि रॉजर स्कंक की मदर ने विजर्ड के सिर पर अम्ब्रेला मारा। तो ये एंडिंग जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जो क्या चाहती थी? जो कहती है कि स्कंक की मदर को कोई भी राइट नहीं था कि वो विजर्ड को हिट करे। सो जो चाहती है कि विजर्ड को भी उसकी मदर को वापस हिट करना चाहिए था, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगती कि रॉजर स्कंक की मदर वहां गई और उसने वहां जाके विजर्ड को हिट कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट केम इन 2010 एंड 2014। मिस्टर लैम ने डेरी को कैसे करेज किया और कैसे उसको कॉन्फिडेंट किया? सो आंसर इज, डेरी जो फर्स्ट टाइम मिस्टर लैम के घर गया था तो उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बात की और इस तरह से उसका दिल जीत लिया। मिस्टर लैम ने डेरी को अपने गार्डन में बुलाया और उसको ऑफर किया कि वो उसको जो भी एप्पल्स पसंद हो वो उन्हें तोड़ सकता है और यही नहीं डेरी के लिए जेली भी बनाई। और फर्स्ट मीटिंग में ही मिस्टर लैम ने डेरी को अपना फ्रेंड बना लिया। और मिस्टर लैम ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने डेरी को देखने के बाद उनके फेस से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया, जबकि डेरी का एक साइड का फेस जला हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने डेरी को इनकरेज किया कि उसे कभी भी अपने बर्न फेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मिस्टर लैम ने डेरी को रियलाइज करवाया कि जैसे बाकी इंसान हैं वैसे ही डेरी के पास भी 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, आईज, ईयर्स, टंग, ब्रेन सब कुछ है और अगर उसके पास शार्प माइंड है तो वो इनफैक्ट बाकी लोगों से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और यही वो एनकरेजमेंट वाले वर्ड्स है जिसने डेरी के अंदर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला दी। नाउ डेरी फील कॉन्फिडेंट और अब उसने अपनी लुक्स के पीछे भागना छोड़ दिया। डेरी वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम कि वो भी उन्हीं के तरीके से जिंदगी जीना चाहता था। ही वॉन्टेड टू सी, हियर एंड थिंक इन हिज ओन वे। वो चाहता था कि वो अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जिए और लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इन चीजों से उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। सो इन दिस वे मिस्टर लैम ने अपने मैजिक ऑफ लव, उन्होंने उसको इतना प्यार दिया, इतनी अटेंशन दी कि उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई एंड नाउ ही इज फिल्ड विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट केम इन 2016 एंड 2019। वेरी मीनिंगफुल क्वेश्चन। डेरी एंड मिस्टर लैम दोनों ही फिजिकल इम्पेयरमेंट के विक्टिम थे, बट इससे भी बड़ा पेन उनके लिए क्या था? इससे भी बड़ा पेन उनके लिए था फीलिंग ऑफ लोनलीनेस
कि कोई भी लोग उनसे बात ही नहीं करते थे। सो आंसर इज डेरी एंड मिस्टर लैम दोनों को ही फिजिकल इम्पेयरमेंट थी। पहले हम मिस्टर लैम के बारे में बताएंगे। मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन थे और एक वॉर में उन्होंने अपनी एक लेग खो दी थी, तो उसकी जगह उन्होंने एक टिन लेग लगवाई हुई थी। वो अपने घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। उनके घर के आगे एक बहुत अच्छा गार्डन भी था, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने उनके बारे में बहुत सारी र्यूमर्स फैला रखी थी कि मिस्टर लैम एक पागल है, उन्हें एक्सेंट्रिक बोला जाता था और कोई भी आदमी उनके घर पर उनसे मिलने नहीं आता था। और उनके आसपास जो भी बच्चे खेलते थे वो उन्हें लैमी लैम बुलाते थे, लेकिन इस चीज से उन्हें ज्यादा बुरा नहीं लगता था। उन्हें ज्यादा बुरा इस बात से लगता था कि उन्हें देखते ही बच्चे वहां से भाग जाते थे और इसी वजह से उन्हें बहुत अकेला लगता था और वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहते थे। नाउ वील एक्सप्लेन अबाउट डेरी। डेरी एक 14 साल का छोटा सा बच्चा है। हिज स्टेट इज नो डिफरेंट। वो भी फिजिकल इम्पेयरमेंट का विक्टिम है। कैसे? क्योंकि उसका जो वन साइड ऑफ फेस है वो बिल्कुल जला हुआ है और वो दिखने में बहुत ही अगली लगता है। जब भी लोग उसका फेस देखते हैं तो वो बहुत हैरान रह जाते हैं और उसको देखकर डर जाते हैं और लोगों के इन रिएक्शन की वजह से डेरी को अपना फेस देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे अपनी इस तरह की जिंदगी से नफरत हो गई थी। सो इन दिस वे वी कैन से कि डेरी एंड मिस्टर लैम इनके लिए फीलिंग ऑफ लोनलीनेस ज्यादा पेनफुल थी इंस्टेड ऑफ देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट। उनकी फिजिकल इम्पेयरमेंट पास्ट में हुई थी और शायद वो अपने पास्ट को भूल भी जाते, लेकिन जो उनकी मेंटल पेन है लोनलीनेस की, ये हर दिन उन्हें परेशान करती थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इट केम इन 2019। अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड। यहाँ पे डेरी कौन सी चीजों की बात कर रहा है और कैसे मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई। सो द आंसर इज, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेरी, तो हम आंसर भी डेरी के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करेंगे। द वन साइड ऑफ डेरीज फेस वॉज बर्न्ड। डेरी का एक साइड का फेस बिल्कुल जला हुआ था और इसकी वजह से वो दिखने में बहुत ही भद्दा लगता था। जो भी लोग उसके फेस की तरफ देखते थे वो या तो शॉक्ड हो जाते थे या फिर उनको उसको देखकर डर जाते थे। और कुछ लोग तो कमेंट भी करते थे कि ये दिखने में कितना अगली है, सिर्फ एक मदर ही उसको केयर कर सकती है, हम तो देख भी नहीं सकते। और डेरी इस तरह की बातें सुन सुन के बहुत ही डिस्करेज हो गया था। उसे हर दिन बहुत एम्बैरेस फील होता था और उसे अपने फेस से बहुत नफरत हो गई थी और वो कभी भी मिरर में अपना फेस नहीं देखता था। सो डेरी की कंडीशन कैसी है? डेरी बहुत ही डिप्रेस्ड है और बहुत ही डिस्करेज्ड है। वो चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जो उसे एनकरेज करे, लेकिन आज तक उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसने उसे एनकरेज किया हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इनफिल किया हो। लेकिन मिस्टर लैम एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने डेरी को मोटिवेट किया। उन्होंने डेरी को रियलाइज किया कि वो किसी भी दूसरे पर्सन से कम नहीं है। जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही उसके पास हाथ, पैर, आंख, कान सब कुछ है। इनफैक्ट उसका माइंड बहुत अच्छा काम करता है, तो वो बाकी लोगों से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो वो डेरी को मोटिवेट करते हैं कि ये जो भी बेसलेस फियर्स उसके अंदर हैं उसे इन्हें अपने मन से निकाल देना चाहिए। और इसी वजह से अब डेरी के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। वो भी अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना चाहता है जैसे कि मिस्टर लैम जीते हैं और उन्होंने अब बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्या उसको कमेंट करेंगे, इस सब के बारे में सोचना छोड़ दिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इट केम इन 2020। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and this is a real value based question. Question is, the unusual behavior of the people towards the physically disabled makes them feel lonely. So जो भी physically impaired people होते हैं उनके लिए नॉर्मल लोगों का रिएक्शन बहुत ही अजीब होता है और इसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा फील होता है। So we have to explain this. So the reality of our society is, जो भी disabled लोग हैं जनरली वो हमारी तरह काम नहीं कर सकते and they are considered object of pity और लोग उन पे बहुत दया दिखाते हैं। बट लोगों के इसी अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से उन्हें अपनी डिसेबिलिटी बार बार रिमाइंड करनी पड़ती है कि यस दे आर डिसेबल। और उनकी तरफ लोगों के जो भी रिएक्शन होते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से वो हमेशा बहुत ही मेंटल पेन में रहते हैं और वो हमेशा अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग मानते हैं। सो फर्स्ट पैरा में हमने बताया कि सोसाइटी में एक जर्नल पर्सपेक्टिव क्या है डिसेबल्ड लोगों के बारे में। अब हम बताएंगे फ्रॉम द प्ले। सो प्ले में है मिस्टर लैम और 14 ईयर ओल्ड बॉय डेरी। मिस्टर लैम की कंडीशन बताएंगे। मिस्टर लैम ने अपनी एक लेग खो दी थी वॉर में और उन्होंने अब टिन की लेग लगवाई हुई है। वो अपने घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं और उनके घर के फ्रंट में एक बहुत बड़ा गार्डन है, लेकिन लोग उनके
उनके बारे में बहुत सारी र्यूमर्स फैलाते हैं और बोलते हैं कि ये एक पागल इंसान है और कोई भी उनसे मिलने नहीं जाता। इसी तरह से वहाँ के बच्चे भी मिस्टर लैम को लेमी लैम बोलते हैं, लेकिन इससे मिस्टर लैम को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि बच्चे उनको देख के भाग भी जाते हैं। इसी तरह से जो डेरी है, 14 साल का बच्चा है, उसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है। एक साइड का फेस उसका बिल्कुल जला हुआ है, उसकी लुक्स देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अगली है। और जो भी लोग उसका फेस देखते हैं या तो वो उसे देख के डर जाते हैं या फिर शॉक हो जाते हैं। और काफी लोग उसके बारे में कमेंट भी पास करते हैं। एक लेडी ने एक बार बोला था कि इसे तो सिर्फ इसकी मदर ही प्यार कर सकती है, हम तो देख भी नहीं सकते। और इस तरह की बातें सुन सुनकर उसे अपनी लाइफ से नफरत हो गई थी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज लोगों का ये जो अनयूजुअल बिहेवियर है, इसकी वजह से डिसेबल्ड पीपल में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि हम औरों जैसे ना है ना ही बन सकते हैं, और इसी वजह से वो डिप्रेस रहते हैं और हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. इट केम इन 2010 एग्जाम. सो क्वेश्चन इज हाउ डिड द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप हेल्प द प्रिजनर एंड द गवर्नर? सो जो क्वेश्चन पेपर था और करेक्शन स्लिप थी, उसने प्रिजनर की कैसे हेल्प की और गवर्नर की कैसे हेल्प की? सो पहले हम बताएंगे प्रिजनर के बारे में। सो प्रिजन में इवांस का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका था और उसकी इन्विजिलेशन ड्यूटी पर आए थे मिस्टर मैक्लेरी। उन्होंने इवांस को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो क्वेश्चन पेपर के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ये नंबर लिखे 021#1 और राइट कॉर्नर पर लिखे 313 एंड द सेंटर नंबर इज 271। और फिर उन्होंने इवांस को कुछ डिक्टेट किया जो कि थी कुछ करेक्शंस। ये सभी करेक्शंस जर्मन लैंग्वेज में थी, लेकिन इनका इंग्लिश में मतलब कुछ और था। इंग्लिश में मतलब बन रहा था गोल्डन लायन, और ये एक होटल का नेम है। रियलिटी में मिस्टर मैक्लेरी उसको क्वेश्चन पेपर की करेक्शन नहीं करवा रहे थे, वो उसको जेल से भागने में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मिस्टर मैक्लेरी इवांस के फ्रेंड थे। वो वहाँ कोई भी इन्विजिलेशन ड्यूटी नहीं करने आए थे, बल्कि वो इवांस को प्रिजन से भगाने में हेल्प करने आए थे। सो फ्रॉम द हेल्प ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड करेक्शन स्लिप, वो इवांस को सिंपली ये बता रहे थे कि जेल से भागने के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं और उसे गोल्डन लायन होटल में भाग कर जाना है, और वहाँ का कोड था 313271। सो इस तरह से क्वेश्चन पेपर और करेक्शन स्लिप से इवांस की हेल्प हुई। अब इसके बाद हमें बताना है कि क्वेश्चन पेपर और स्लिप से गवर्नर की हेल्प कैसे हुई थी। इन्हीं क्लूज से गवर्नर ने इवांस को गोल्डन लायन होटल में पकड़ लिया था। कैसे? क्योंकि गवर्नर ने इवांस की प्रिजन में एक माइक फिट किया हुआ था, एक ऑडियो डिवाइस, और वहाँ की सारी बातें गवर्नर ने खुद सुनी थी। सो गवर्नर को वो इंडेक्स नंबर और जो भी सेंटर नंबर मैक्लेरी ने बताया था वो सब याद था। रेफरेंस नंबर 313271 और गोल्डन लायन, ये दोनों नेम ही उनको याद थे, और यही वो दो क्लू थे जिसकी वजह से गवर्नर ने इवांस को गोल्डन लायन होटल में पकड़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 10. इट केम इन 2012. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नर ने बहुत सारी प्रिकॉशंस ली थी। इवांस का एग्जाम जेल में ही करवाया ताकि इवांस किसी भी हालत में वहां से भाग ना पाए, लेकिन फिर भी इवांस जेल से भाग गया। हाउ? इवांस को एक प्रॉब्लम थी, कंजेनिटल क्लिप्टोमैनिएक, जिसका मतलब है चीजों की चोरी करना। वो बार बार चोरी करता था, पकड़ा जाता था और फिर उसे जेल भेज दिया जाता था, लेकिन वो बहुत ही चालाक था और किसी न किसी तरह जेल से भागने में सक्सेसफुल हो जाता था। इवांस चाहता था कि वो ओ लेवल एग्जामिनेशन में अपीयर हो, लेकिन गवर्नर को कहीं ना कहीं डाउट था कि इवांस का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो 3 बार पहले भी जेल से भाग चुका है। गवर्नर ने इवांस को पेपर में अपीयर होने से मना नहीं किया, लेकिन फिर भी गवर्नर ने बहुत सारी प्रिकॉशंस फॉलो की ताकि इवांस जेल से ना भाग पाए। सो गवर्नर ने कौन कौन सी प्रिकॉशंस ली? सबसे पहले उन्होंने इवांस का नेल सीजर्स एंड नेल फाइलर उससे ले लिया। उसके बाद इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए मिस्टर मैक्लेरी को अपॉइंट किया गया, और इसके अलावा इवांस का पेपर, उसका नाइफ, ये सब भी उससे ले लिया गया, और एग्जामिनेशन को स्ट्रिक्टली उसी के प्रिजन सेल में कंडक्ट करवाया गया। और जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ उसको बाहर से लॉक कर दिया गया, और 2 प्रिजन ऑफिसर्स को वहां पर अपॉइंट किया गया कि वो कॉन्स्टेंटली उस पर निगरानी रखेंगे जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। यही नहीं, इसके अलावा एक ऑडियो डिवाइस भी फिट की गई जिसकी हेल्प से सेल में जितनी भी बातें हो रही थी इवांस और मैक्लेरी के बीच में, वो सभी गवर्नर को क्लियरली सुनाई दे रही थी। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, ऑफिसर स्टीफेंस ने मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ा,
लेकिन जैसे ही वो उनको वहां छोड़ के वापस आए, उन्होंने देखा कि इवांस के सेल में एक आदमी वहां पर बंधा हुआ है और उसके सिर से खून बह रहा है। और स्टीफेंस ने एकदम से आइडिया लगा लिया कि ये जो आदमी यहाँ पे गिरा हुआ है ये है मिस्टर मैक्लेरी, और जो वहां से चला गया है वो है इवांस। उसी टाइम वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया और मिस्टर मैक्लेरी ने कहा है एम्बुलेंस रहने दो, आप पुलिस को बुला दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इवांस किधर गया है भाग के। बट रियलिटी कुछ और ही थी। जिसके सिर से खून बह रहा था वो खुद इवांस ही था और सबकी नजरों से बच के वो प्रिजन से एम्बुलेंस में भागने में कामयाब हो गया। इतने सारे प्रिकॉशंस ले गए, इतने सारे ऑफिसर्स थे, फिर भी उसने सबको चकमा दे दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। वी हैव टू गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ गवर्नर। दिस क्वेश्चन केम ट्वाइस इन 2013 एंड 19, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी हमें कैरेक्टर स्केच लिखना होता है किसी भी पर्सन से रिलेटेड, तो हम उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वालिटीज बताते हैं। सो आंसर इज द गवर्नर वॉज वेरी ड्यूटी कॉन्शियस। वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करता था एंड विद फुल हार्ट एंड सोल। वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं था। सो ये सारी क्या थी? ये थी उसकी क्वालिटीज। बट द गवर्नर हैड अ सीरियस फ्लॉ। फ्लॉ मीन्स कोई कमी। सो सबसे बड़ी कमी उसकी ये थी, ही वॉज टू क्रेडुलस। क्रेडुलस मीन्स वो जल्दी से किसी पर भी विश्वास कर लेता था। अब उसने किस किस पर विश्वास किया? सबसे पहले तो उसे पूरा विश्वास था अपने ऑफिसर्स पर। सेकंड, जो इंजर्ड मैक्लेरी था उसने उस पर भी विश्वास कर लिया, जबकि लास्ट में वो खुद इवांस निकला। एंड थर्ड, जो सुपरिटेंडेंट कार्टर था वो भी मैक्लेरी को पहचान नहीं पाया और इस तरह से गवर्नर की गलतियां आगे से आगे बढ़ती गई और गवर्नर की गलती की वजह से ही इवांस प्रिजन से सबके सामने सबको बेवकूफ बनाकर वहां से भाग गया। ऑल्दो गवर्नर वॉज ऑल्सो इंटेलिजेंट। हम कैसे कह सकते हैं कि गवर्नर इंटेलिजेंट भी था? क्योंकि उसने उन कोडवर्ड्स को जो उसने जर्मनी लैंग्वेज में सुने थे उसको डीकोड करके इवांस को गोल्डन लायन होटल से ढूंढ निकाला था। सो वी कैन से ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। बट फिर से उसमें एक नेगेटिव फ्लॉ था, वो था ही इज गलिबल। गलिबल मीन्स जो इजीली बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाता है, किसी की बातों में आ जाता है। और इसी वजह से इवांस जो कि बहुत ही चालाक था उसने गवर्नर को बेवकूफ बनाया सबके सामने और वहां से भाग निकला। गवर्नर ने इवांस को गोल्डन लाइन में पकड़ भी लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने दूसरे ऑफिसर पर विश्वास कर लिया। वो भी गवर्नर की बहुत बड़ी गलती थी। उसे वहां पर फुल फोर्स और फुल अरेंजमेंट के साथ जाना चाहिए था और इवांस को खुद प्रिजन तक छोड़ के आना चाहिए था। ये भी उसकी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन गवर्नर ने क्या किया? इवांस को एक प्रिजन ऑफिसर को दे दिया और वो एक फेक प्रिजन ऑफिसर निकला। इनफैक्ट उसने गवर्नर को सैल्यूट तक नहीं किया था, फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाया। इसी वजह से इवांस गवर्नर के सामने फिर दोबारा बहुत आसानी से भाग निकला। सो हम ये कह सकते हैं दैट गवर्नर वॉज जस्ट अ गुड फॉर अ गिगल गलिबल पर्सन। गिगल मीन्स जिसकी हरकतों पर हम हंस सकते हैं एंड गलिबल मीन्स जो इजीली मूर्ख बन जाता है, क्योंकि पूरे प्ले में गवर्नर ही था जिसकी वजह से इवांस 2 बार उसके सामने भाग निकला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द ब्लंडर्स? ब्लंडर्स या मिस्टेक्स कमिटेड बाय द प्रिजन अथॉरिटीज व्हिच हेल्प्ड इवांस इन एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन। प्रिजन ऑफिसर्स और गवर्नर से कौन कौन सी गलतियां हुई जिसकी वजह से इवांस भागने में सक्सेसफुल रहा? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट ऑल्सो केम इन 2017 एग्जाम। सो द आंसर इज, सबसे पहले गलती है ऑफिसर स्टीफेंस की, जिसने मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ा लेकिन फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाया। और जैसे ही वो सेल की तरफ वापस आया उसने देखा कि एक आदमी को बहुत ज्यादा चोट लगी है और सिर से खून बह रहा है। उसने एकदम से कंक्लूजन निकाल लिया कि ये तो मिस्टर मैक्लेरी है और इवांस वहां से भाग गया है। सो ये थी पहली गलती। सेकंड इज, जब ऑफिसर स्टीफन ने वहां पर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया तो बाकी सभी लोग भी डर गए और बाकी सभी ऑफिसर्स ने भी वो जो वुंडेड मैन था जिसे सब मैक्लेरी समझ रहे थे उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, क्योंकि मैक्लेरी ने कहा था वो जानता है कि इवांस भागकर कहां गया है। और तीसरी गलती, सभी जेल ऑफिशियल्स उसके साथ इवांस को पकड़ने के लिए बाहर चले गए। और अगली गलती ये थी, जिसे वो मैक्लेरी समझ रहे थे, उसके सिर से बहुत खून निकल रहा था तो जेल ऑफिशियल्स ने मैक्लेरी को एक हॉस्पिटल छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो तो हॉस्पिटल गया ही नहीं। और सबसे एंड में उन्हें पता चलता है कि जिसे वो मैक्लेरी समझ रहे थे वो तो रियलिटी में इवांस था। सो ये सारी गलतियां हमने बताई हैं जब इवांस ने अटेम्प्ट लिया था जेल से भागने में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द
क्वेश्चन इज, हमें बताना है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द प्रिपरेशंस मेड बाय गवर्नर फॉर इवांस जेम्स टू राइट हिज एग्जामिनेशन। सभी प्रिपरेशंस को हमें प्रॉपर डिटेल में बताना है। ऑल्दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं बट वो फुली डिटेल में नहीं था, तो हमें ये भी एक बार कर लेना चाहिए बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द आंसर इज, द गवर्नर वॉज वेरी ड्यूटी कॉन्शियस एंड ही ऑलवेज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी विद हार्ट एंड सोल। सो गवर्नर बहुत ही ड्यूटी कॉन्शियस था और जैसे ही पता चला कि इवांस का एग्जामिनेशन का दिन आने वाला है, गवर्नर ने अपनी तरफ से हर कोशिश की ताकि एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट किया जा सके और किसी भी तरह से इवांस वहां से भाग ना सके। सो फर्स्ट थिंग इज, एग्जामिनेशन वाज अरेंज्ड इन द प्रिजनर सेल। प्रिजनर के सेल में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। एंड सेकेंड थिंग इज, डोर को बाहर से बंद कर दिया गया। थर्ड थिंग, एग्जाम से एक दिन पहले भी बहुत अच्छे से इस चीज को इंश्योर किया गया कि वहां पर ऐसी कोई भी चीज ना हो जिसकी हेल्प से इवान वहां से भाग सके। फोर्थ इज, सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन की ड्यूटी लगाएगी कि वो हर चीज को सेल्फ वेरीफाइड करेंगे। सो उन्होंने इवांस की नेल सीजर्स, नेल फाइल वहां से ले लिया। एंड फिफ्थ थिंग इज, उन्होंने अपने जूनियर ऑफिसर स्टीफेंस को कहा कि वो वहां से इवांस का रेजर भी ले ले, जब वो शेव कर लेगा उसके बाद वो उससे उसे वापस ले ले। देन सिक्स्थ इज, एक ऑडियो डिवाइस को वहां पर फिट किया गया जो कि एक माइक था, जिससे कि सेल के अंदर जितने भी बातें होंगी इवांस और मैक्लेरी के बीच में वो सब गवर्नर को डायरेक्टली सुनाई देंगी। सेवेंथ इज, जिस टाइम एग्जाम चल रहा था गवर्नर ने बहुत ही केयरफुली अपने ऑफिस में बैठकर जितनी भी बातें हो रही थी सेल में उन सबको केयरफुली सुना। एट्थ इज, मैक्लेरी जो कि इन्विजिलेटर थे, वहां एग्जामिनेशन में इन्विजिलेशन के लिए आए थे, उनको भी थॉरली अलर्ट किया गया बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और जिस टाइम पर एग्जाम चल रहा था जूनियर ऑफिसर स्टीफेंस बार बार पीप होल में से देख रहे थे कि इफ एवरीथिंग वाज गोइंग ऑल राइट और नॉट। बट स्टिल आफ्टर ऑल दीज प्रिकॉशंस इवांस फिर भी वहां से किसी ना किसी तरह भाग निकला। सो दिस इज द एंड। होप दिस क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। होप you will get good marks. Subscribe the channel, press the like button. Thank you. Bye bye.